The cost of TQM. Many companies believe that the costs of the introduction of TQM are far greater than the benefits it will produce. However, research across a number of industries has cost involved in doing nothing. For example, the direct and indirect cost of quality problems are far greater than the costs of implementing TQM. The American quality expert Philip Crosby wrote that many companies choose to pay for the poor quality in what they refer to as the price of non-conformance. The costs are identified in the prevention, appraisal, failure model. अगर अब देखें कॉस्ट ऑफ टीक्यूएम क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको किस किस तरह की कॉस्ट पे करना पड़ सकती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई करने में। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो टीक्यूएम की कॉस्ट को पे करना पसंद नहीं करती, तो इसके बरक्स क्या करती हैं, पुअर क्वालिटी जो होती है प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। उनका ये कहना होता है कि अगर हम बैड क्वालिटी की वजह से कंपनी के जो भी नुकसान होगा हम उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन टीक्यूएम के प्रोसीजर को अप्लाई करने में ही इतनी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करती हैं क्योंकि उनका कोई कम्पिटिटिव नहीं होता मार्केट में। और टीक्यूएम को अप्लाई करते हुए 3 तरह की कॉस्ट आइडेंटिफाइड की गई है, एक प्रिवेंशन, एक अप्रेजल और एक फेलियर। प्रिवेंशन कॉस्ट. Prevention costs are associated with the design, implementation and maintenance of the TQM system. They are planned and incurred before actual operation and can include. अब प्रिवेंशन कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि अभी आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट या कंपनी को प्लान करते वक्त जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है वो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। यानी कि कुछ भी प्रोसीजर यानी कि कुछ भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से कंपनी को एक्चुअली में उसको स्टार्ट करने से पहले जो पे करनी पड़ती है कॉस्ट वो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। अब इसमें प्रिवेंशन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड्स होती हैं? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है कि आपने अभी जो प्रोडक्ट है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है, आपने उसके लिए आपने देखना है कि क्या मटेरियल यूज हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, यूज होगा। अब वो तो आप खुद नहीं करोगे ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी आपने अगर बनानी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, इंजीनियर्स को हायर करोगे, उनसे पूछोगे कि क्या क्या मटेरियल यूज किया जाना चाहिए प्रोडक्ट में, किस किस प्रोसीजर से गुजारना चाहिए। तो वो आप जो उस इंजीनियर्स की कमेटी को पे करोगे कॉस्ट, वो हमारे पास प्रिवेंशन कॉस्ट में आ जाएगी। फिर क्वालिटी प्लानिंग है। क्वालिटी को प्लान करने के लिए आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जिसमें आप क्वालिटी से रिलेटेड सारी प्लानिंग्स करते हो, डिजाइनिंग करते हो कि हमारी प्रोडक्ट एक्चुअली में कितनी अच्छी और कहाँ तक मतलब एक्शन परफॉर्म करे, कितनी रिलायबल होनी चाहिए। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में एक वो सिस्टम आप ऐसा बनाते हो जिसमें आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हो। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग आ जाती है कि आपने प्रोडक्ट में आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है उस प्रोडक्ट को किस तरह बनाना है। तो आप उसके लिए पहले क्या करते हो कि ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने किस किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, किस तरह से उसकी क्वालिटी का ख्याल रखना है। ये सारी जो कॉस्ट आप पे करते हो वो प्रिवेंशन कॉस्ट के अंडर आता है। अप्रेजल कॉस्ट, assessment cost. Appraisal costs are associated with the vendors and customer evaluation of purchased materials and services to ensure they are within specification they can include. अब appraisal cost में कौन कौन सी cost आ जाती है? For example जैसे आपने प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं, ठीक है, आपने मटेरियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, आपने मटेरियल मंगवा लिया। अब आपने वो टेस्ट करना है कि आपका जो मटेरियल आया है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं है। आप खुद थोड़ी ना चेक करने जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसके लिए स्टाफ हायर करेंगे। तो वो जो आप स्टाफ हायर करेंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपने एक चीज़ बना ली है, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी बन गई है। फिर आप क्या करते हो, उस पर ऑडिट करते हो कि क्या ये हमारी जो प्रोडक्ट बनी है इसमें वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो हमने बनाने से पहले डिज़ाइन की थी, वो उसके आप ऑडिट करते हो, उसकी जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। ये आगे लिखा भी होगा। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, आप यही टेस्ट करते हैं कि जो आपका मटेरियल आपने मंगवाया है क्या वो आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक स्टाफ हायर कर लेते हो, कुछ एम्प्लॉयज हायर कर लेते हो। तो उनको जो पे करनी पड़ती है वो वेरिफिकेशन के थ्रू आप मतलब कर रहे होते हो कि वो वेरिफिकेशन का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो वो भी हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट में आ जाता है। फिर क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट यानी कि आप ये चेक करते हो कि आपका जो सिस्टम है वो क्वालिटी के मुताबिक, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई हैं वो आपकी क्वालिटी को मेंटेन कर रही हैं या नहीं कर रही।
फिर उसके बाद है वेंडर इवैल्यूएशन। वेंडर इवैल्यूएशन क्या है कि वेंडर्स का मतलब होता है मर्चेंट, और वेंडर इवैल्यूएशन कैसे होती है कि जैसे आप देखें, अब आपने स्टाफ हायर करना है तो आप क्या करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट की भी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट में आएगी। नेक्स्ट इज failure cost. Failure costs can be split into those resulting from internal and external failure. Internal failure cost occur when results fail to reach quality standards and are detected before they are shipped to the customer. These can include. अब फेलियर कॉस्ट कौन से होती है? फेलियर कॉस्ट वो होते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट बना लिया उसके बाद जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, अगर आपके कोई डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गए हैं तो फिर आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी होती है वो फेलियर कॉस्ट होती है। फेलियर कॉस्ट दो तरह की होती है, एक इंटरनल फेलियर, एक होती है एक्सटर्नल फेलियर। सबसे पहले यहाँ पे है वेस्ट। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है कि वेस्ट, सबसे पहला पॉइंट है वेस्ट। वेस्ट में क्या होगा कि अब आपने फॉर एग्जांपल ब्रेड प्रोड्यूस किया। अब ब्रेड जो आपने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ मटेरियल ऐसा है कि अब वो आपने मटेरियल तो मंगवाया, आपकी कॉस्ट तो उस पर लगी है, लेकिन वो मटेरियल को आप यूज नहीं कर सकते, आपके पास वो वेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद है स्क्रैप, यानी कि आपने आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस कर लिए हैं लेकिन उसमें डिफेक्टिव आ गया, अब डिफेक्टिव आइटम हो गई हैं, अब क्या है कि उनमें कुछ ना कुछ स्क्रैचेस आ गई हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आप ना तो आप उसको सेल कर सकते हो ना आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो कॉस्ट भी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। फिर है रीवर्क, यानी कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है, अब आप वो थोड़ा वो डिफेक्टिव है, आप उसको ठीक करवाते हो, वो आपके रीवर्क में आ जाता है, वो कॉस्ट भी कंपनी को पे करनी पड़ती है। फेलियर एनालिसिस क्या होता है? फेलियर एनालिसिस होता है कि इन तीनों को चेक करने के लिए जो भी हमने एनालिस्ट रखे होते हैं वो हमारे पास फेलियर एनालिसिस होते हैं। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो होती है कि अब आपने एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, आपने उसको मार्केट में भी भेज दिया और मार्केट में भेजने के बाद जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है वो आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। जबकि इंटरनल फेलियर कॉस्ट हमारे पास क्या थी कि अगर हमने प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से अभी वो मार्केट में नहीं पहुंची, अभी वो शिप नहीं हुई, तो उससे पहले हमें जो भी पता चल गया है हमारे पास ये फेलियर्स आ गए हैं प्रोडक्ट में, तो हम उनको रीयूज करते हैं या उनको जैसे भी उसके ऊपर काम करते हैं, जो भी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है वो इंटरनल होती है। एक्सटर्नल में क्या होती है कि मार्केट में पहुंचने के बाद जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ जाती है कंपनी को, वो हमारे पास एक्सटर्नल होती है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट कौन कौन सी पे करनी पड़ सकती है वो है, फर्स्ट है रिपेयर। रिपेयर ये है कि अब आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो आपकी डिफेक्टिव हो गई है, ठीक है, आपने विद इन टाइम जो आपने दिया था, यानी कि 1 साल की वारंटी के साथ आपकी अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो खराब हो गई है या उसमें कोई इश्यूज आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को वो वापस दे जाते हैं, कंपनी उसको रिपेयर करवा के दोबारा देती है, तो वो रिपेयरिंग की जो कॉस्ट होती है वो कंपनी को पे करनी पड़ रही होती है। फिर है वारंटी क्लेम्स। वारंटी का भी यही है कि जब आप ने वारंटी दी होती है एक चीज की कि 2 साल तक ये बड़ी अच्छी आप यूज कर सकते हो, अगर खराब हो जाए आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो या कोई नई प्रोडक्ट ले सकते हो, या उसको ही वो उसमें थोड़ी बहुत मतलब जो भी उसमें हो उसको रिपेयर करके उस प्रोडक्ट को दे देते हैं, इनकी जो भी खराबी हो उसको सही करके दे देते हैं, वो वारंटी क्लेम्स होता है। तो इस तरह अगर आपने एक चीज तो सेल कर दी, उसके बाद अगर उस चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, वो दोबारा कंपनी तक पहुंची है, कंपनी ने उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर किया, उसकी जो भी उसमें सिस्टम के एरर हो या कोई भी उसमें जो खराबी आई है उसको ठीक की है, तो वो हमारे पास जो भी वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो हमारे पास एक्सटर्नल आएगी, वारंटी क्लेम्स में आएगी। फिर है कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स का क्या होता है कि अब अगर एक चीज आपने अच्छी नहीं आपने प्रोड्यूस की, अब कस्टमर जो है उसकी कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करने से क्या होता है कि आपको कॉस्टली तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता ना, लेकिन ये होता है कि अब वो चीज अगर आपकी बुरी है या अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि वो 1-2 साल तक चलेगी, उसके बाद लोग लेना ही बंद कर देंगे। फिर रिटर्न्स। रिटर्न्स में क्या होता है कि अब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट आपने मार्केट में भेजी है, ठीक है, मार्केट में वो किसी ने खरीदी नहीं है, फिर वो जो शॉप है उसने शॉप वाले ने ये बोला है कि आप अपनी प्रोडक्ट, कंपनी को बोला अपनी प्रोडक्ट आप वापस ले जाओ, कंपनी वहां से आती है अपनी प्रोडक्ट वापस ले जाती है। इसमें अब जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की, इनके आने जाने की जो कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट को भेजने की, वो पे करनी पड़ती है एक्सटर्नल कॉस्ट में। थैंक यू।